हेलो एवरीवन, वी आर लाइव। आर वी लाइव? आवाज आ रही है क्या मेरी आप सभी को? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? और अगर ऐसा है तो यार हेलो एवरीवन, एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है सबको परफेक्टली? यार चलो बढ़िया। So, my name is Adarsh Rai and I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. So यार जिन जिन ने हमारा प्रीवियस सेशन देखा होगा, हम लोगों ने क्या बातें की थी? हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका? एनसीईआरटी का, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका पहला पार्ट पिछली क्लास में, कल की क्लास में कंप्लीट किया था, जहां पे हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी। ठीक है कि यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स कैसे फ्लेवर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। सो हमने बहुत ही मजेदार बात की थी, हमने यूनिट्स की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी ले ली थी। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम उसी को एक्सटेंड करेंगे और आगे जानेंगे मेजरमेंट्स के बारे में कि मेजरमेंट्स क्या होते हैं सर। जैसे कि वहां पे हमने हिस्ट्री जानी थी कि कैसे यूनिट्स डिफाइन की गई, कैसे यूनिट्स में हिस्ट्री वाइज कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते गए, पहले सीजीएस, एमकेएस, एसआई, सारे यूनिट सिस्टम्स के बारे में बात की थी। और यहां पे हम और बारे में और डिटेलिंग में जाएंगे और जानेंगे कि यार मेजरमेंट कैसे होता है। मेजरमेंट किन चीजों का? मेजरमेंट कुछ स्टैंडर्ड चीजों का, जैसे कि लेंथ, जैसे कि मास, जैसे कि टाइम। इन सब का मेजरमेंट किस तरीके से होता है, क्या अप्रोच हम फॉलो करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेंगे, जो कि है डायमेंशंस। सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसका स्टार्ट हम इसी सेशन से ले लेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस जो कि होगा। और यहां पे हम जानेंगे किसके बारे में? डायमेंशंस के बारे में, कि भाई डायमेंशंस होते क्या हैं, क्या है वो बला डायमेंशंस की, जो कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो लेकिन उसको बड़े आराम से आंसर दे देती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर कभी सुना हो, सो बहुत सारे जेई एडवांस, जेई मेन और नीट के हाई लेवल के क्वेश्चन भी डायमेंशनल एनालिसिस से हो जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब मुझे फॉर्मूला पता हो या ना हो, मैं उस फॉर्मूला के उस कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकता हूं। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे, मतलब उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम अभी नहीं जानेंगे, हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसका एक स्टार्ट हम इसी सेशन में ले लेंगे। ठीक है? सो जितने भी लोग हो यार, फटाफट आ जाओ, सारे अपने कामों को साइड में रख दो, एक नोटबुक, एक पेन और आप चाहिए, और बस पूरा सेशन एंजॉय करो, समझो, लर्न करो और अपने नोट्स बनाते रहो। काशी नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हो तुम? क्या हाल है तुम्हारे? पिछला सेशन देखा था काशी? पिछला सेशन आपने देखा था क्या यूनिट्स का? और अगर देखा था तो देखो यार, इसी का कंटिन्यूएशन है इस सेशन में। तो प्लीज यार एक चीज तो मैं आप लोग को अभी क्लियर बता दूं, आप जितने भी सेशंस देखो प्लीज कंटिन्यूएशन में देखना, प्लीज कंटिन्यूएशन में देखना। पिछला सेशन, अगला सेशन सब रिलेटेड है यार, पूरी फिजिक्स इंटरलिंक्ड है। आप मान के चलो, जब आपका एग्जाम होगा ना नीट का, सो नीट के एग्जाम में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका एक पॉइंट यहां 11th में डिस्कस हुआ है और बाकी 12th में। और ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है? इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है मैकेनिक्स, वो तो बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्री है। ठीक है? आई एम गुड, आई एम ललिता, ललिता इन यस्टरडे। ओके ओके, आप दूसरी आईडी से आए यार। ओके ललिता, आई गॉट यू, आई गॉट यू। ओके, सो वेरी गुड, यू आर ऑन टाइम, आप टाइम पे आ गए। प्लीज अटेंड द एंटायर सेशन। यहां पे हम कंप्लीट करेंगे किसको? मेजरमेंट्स और डायमेंशंस को। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये है कि 7 मई को होने वाला है नीट 2023। ये अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी है। अनाउंसमेंट ये है कि उसका लाइव डिस्कशन, पूरे पेपर का लाइव डिस्कशन और रिजल्ट एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, पेपर का डिस्कशन और पूरा आपका रैंक एनालिसिस यहीं होगा, इसी चैनल पे होगा, शार्प 5:45 वी ऑल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारे फैकल्टीज यहां आएंगे आपके सामने और पूरे पेपर का एनालिसिस देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे भाई कितने नंबर पे कितनी रैंक आ रही है। एनालिसिस देंगे पेपर का भी कि किस टाइप का, किस पैटर्न का पेपर है। सो डू वॉच दैट सेशन, आपको बहुत मजा आने वाला और काफी इंसाइट भी मिलेंगी। जो एस्पायर कर रहे हैं नीट 2024 और 2025 के लिए, जैसे कि आप जानते हैं ये जो हमारा बैच है, कौन सा है? प्रारंभ।
दिस इज आवर प्रारंभ बैच और ये किसके लिए है? नीट 2025 के लिए। जितने भी 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच रन किया जा रहा है YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे अस अ सिंगल पेनी, आपको कुछ नहीं देना, यू जस्ट हैव टू पे अस योर वैल्यूएबल टाइम। आपका समय चाहिए, आपका डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए और रिजल्ट में क्या मिलेगा? रिजल्ट में आपकी एक रैंक मिलेगी जो आपको सिक्योर करवाएगी एक बहुत बेहतरीन सा MBBS के लिए कॉलेज। ठीक है सर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम यूनिट्स की। अरे यूनिट्स तो हमने पिछली क्लास में भी सर डिस्कस किया था। हाँ जी बिल्कुल, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और यूनिट्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने यूनिट्स में ऐसा यूनिट सिस्टम क्या बोलता है कि यूनिट्स में बेसिकली दो पार्ट है। कौन कौन से? एक तो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स, एक तो हो गई सर मेरी फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स मैंने पढ़ी थी, और दूसरी थी मेरी डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है सर, ये टोटल 7 थी और इन 7 से ये बाकी सारी डेराइव थी। बिल्कुल सर, एकदम समझ में आ गया, यस करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बट पॉइंट ये है कि इन दोनों के अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। इन दोनों के अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं जो कि इन दोनों से एकदम अलग है, और वो हम यहां पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? ये दो तो हैं, ये दो आपकी हर क्वांटिटी अटेंड कर लेगी, बट दो ऐसी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जो कि यहां कवर नहीं होती हैं, बट यूज तो बिल्कुल होती हैं। थ्रू आउट आपके 11th-12th में ये यूजेज आएगा और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन सी है सर ये दो यूनिट? ये दो यूनिट्स हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। कौन सी? ये जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। किसकी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। ओके सर, ये होते क्या है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल? भाई प्लेन एंगल होता है नॉर्मल एंगल जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, जितने भी एंगल्स आप मेजर करते हो 30-40 डिग्री, ये सब क्या है? ये सब वही प्लेन एंगल ही है। तो थीटा यहां पे प्लेन एंगल होता है। सर सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल भी एक एंगल होता है, लेकिन अंतर इनका ये होता है, ये 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए है और ये किसके लिए है? ये 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए। तो यहां पे 3 डायमेंशनल बॉडीज में वही एंगल मेजर करना हो तो वो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से आता है। ओके सर, चलो बढ़िया। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते क्या है और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमें कहां कहां हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहला तो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल तो देखो बच्चे बच्चे को पता है, प्लेन एंगल तो बच्चे बच्चे को पता है। थीटा की वैल्यू होती है और थीटा जो मेजर होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सर किस में मेजर होता है एंगल? एंगल मेजर होता है रेडियन में। किस में मेजर होता है? रेडियन में। सर हम तो बचपन में डिग्री मेजर करते थे। हाँ यार बिल्कुल, मैं भी बचपन में सेंटीमीटर मेजर करता था, बट बड़े होके क्या पता चला कि भाई मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट। सिंपल सी चीज। तो वैसे ही भले हम मेजर कर रहे थे डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। केल्विन को यूज करता है? कोई भी यूज नहीं करता। हम रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर के थ्रू डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो भाई ठीक है, कोई नहीं, हम जिस भी वैल्यू या जिस भी यूनिट को यूज करते हो कोई समस्या नहीं। हमको बेसिकली कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कन्वर्जन आना चाहिए। मतलब मुझे यह जरूर पता होना चाहिए कि उस डिग्री को मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक है, उस डिग्री को मैं कैसे रेडियन में कन्वर्ट करूं, मुझे यह जरूर पता होना चाहिए। तो कोई समस्या नहीं। एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं प्लेन एंगल की, तो एसआई यूनिट कितनी है भाई? एसआई यूनिट होती है रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन, जिसे छोटे फॉर्म में RAD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? RAD, रैड, रेडियन, रेडियन बोलते हैं। रेडियन इज व्हाट? रेडियन इज द एसआई यूनिट सर। अच्छा ओके, तो ये हो गया प्लेन एंगल मेजर होती है रेडियन में। सर जरा कन्वर्जन भी बता दो, हम तो डिग्री में करते आए हैं बचपन से, हमें ये पता है 30 डिग्री होता है, 60 होता है, 90 डिग्री होता है, बट वो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। देखो देखो ध्यान से देखो, बहुत प्यार से देखना और अच्छे से समझना। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है कि आपका 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है पाई रेडियन के बराबर। किसके बराबर? पाई रेडियन के बराबर। हमेशा याद रखना, किसके बराबर भाई? पाई रेडियन के बराबर। मतलब 180 डिग्री एंगल मेजर किया तो वो पाई रेडियन। सर पाई क्या? अरे भाई पाई तो मेरा 3.14 होगा ना, पाई तो मेरा 3.14 होगा। अच्छा ओके, मतलब पाई यानी 3.14 रेडियन में 180 डिग्री आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 1 रेडियन में कितना आएगा?
सिंपल, इस पाई को यहां डिवाइड कर दो तो 180 बाय पाई डिग्री किस में आ जाएगा सर 1 रेडियन में। ओके, अब समझ आया मुझको, अब समझ आया कि 1 रेडियन में 180 बाय पाई होता है। जब कोई पढ़ नहीं रहा तो कैसे पढ़ा रहे, यहां सब आशु सर से पढ़ने वाले हैं, आशु सर से पढ़ने वाले हैं। अरे यार आशु सर से कैसे पढ़ोगे, आशु सर 11 थोड़ी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो मैं रहा हूं, ठीक है। 22/7 is pi also. Good evening Mamta, how are you, good evening. Okay, now 22/7 is pi also. Very beautiful question asked by you Lalita. मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, पाई की 22/7 जो वैल्यू यूज करते हैं, पाई की जो हम 22/7 वैल्यू यूज करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझ रहे हो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये कैलकुलेशंस में डेफिनेटली यूज होती है, बट ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ में आया, ये कैसी वैल्यू है, ये भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू क्या है सर, रियल वैल्यू तो चलती जा रही है, रियल वैल्यू तो नॉन रेकरिंग डेसिमल हो रखी है। पाई होता क्या है बताता हूं, पाई भी डिफाइन करके बताता हूं, बट 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यूज कहां होती है, अपने हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं 22/7। क्लियर है। गुड इवनिंग बिट्टू यार, गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आ जाओ यार, फटाफट आ जाओ, जितने भी लोग आए हो ध्यान इधर लगाओ स्क्रीन पे। हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिट्स में एक थर्ड एंटिटी देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और डायरेक्ट क्वांटिटी देखा था, यहां पे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देख रहे हैं, और उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में सबसे पहला आता है प्लेन एंगल। दो ही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और इन दो के बारे में ही समझना है। समझ लिया, काम खत्म, और जिंदगी भर का सुख मिल जाएगा। चलो आओ, तो प्लेन एंगल बेसिकली किस में मेजर होता है भाई, रेडियन में। रेडियन कैसे पता करते हैं, 180 डिग्री रेडियन के बराबर होता है, और 1 रेडियन कितना होता है 180/पाई। एक और मजे की बात बताना चाहता हूं तुम लोगों को, एक और मजे की बात सिंपली ये है कि तुम लोगों ने आर्क देखा होगा, कभी भी आर्क देखा है? हाँ जी सर बिल्कुल, आर्क तो देखा है। आर्क बेसिकली एक सर्कल का पार्ट होता है। अब ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, लेट्स से ये आर्क सेंटर पे एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। एंगल कितना बनाता है सेंटर पे, लेट्स से ये आर्क जो है आर रेडियस का, वो एंगल कितना बना रहा है, वो एंगल बना रहा है सर थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50 डिग्री, 30 डिग्री, ओके बढ़िया। अब ये जो लेंथ है ना एल, ये जो लेंथ है ना एल, ये इस थीटा और आर के साथ रिलेटेड रहती है। कैसे रिलेटेड रहती है सर, कैसे रिलेटेड रहती है, अभी बताता हूं। जो एल की वैल्यू होती है वो थीटा इंटू आर के बराबर होती है। अच्छा जी, ओके, मतलब ये 30 डिग्री है तो 30 इंटू आर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, एकदम गलत। 30 डिग्री में नहीं लोगे, अब किस में लोगे, रेडियन में लोगे। किस में लोगे, रेडियन में लोगे। ओके, अब समझे, मतलब ये थीटा मुझे रेडियन में लूंगा तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज L/R। सर आप शायद मूर्ख बना रहे हो, ऐसा तो हमारी मैडम ने पढ़ा ही नहीं आज तक, आप कुछ तो भी बता रहे हो। अरे अभी बताता हूं, देखो तुमने मैथ्स में एक चीज पढ़ी होगी, मैथ्स में एक चीज पढ़ी है ना, कि एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है सर 2πr। कितना होता है सर 2πr। ओके, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है सर होता है 2πr। अच्छा ओके, जरा इसी लॉजिक को यहां लगा के देखे तो ये आर्क थीटा बना रहा था, अब ये आर्क कितना एंगल बना रहा है सर, ये आर्क तो बना रहा है 180 इंटू 2 यानी 360 डिग्री। यस, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है सर 360 डिग्री, और 360 कितना होता है पाई के फॉर्म में सर, 180 तो पाई होता है, तो 360 हो जाएगा 2 पाई, है कि नहीं। यस सर 2 पाई। ओके, मतलब आपने जो ये भी कॉन्सेप्ट बताया कि जो टोटल लेंथ है वो थीटा इंटू आर है, यहां लगा के देखूं तो मैं, अगर यहां लगाऊं ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया 2 पाई इंटू इसका रेडियस आर कर दूंगा, तो ये क्या टोटल लेंथ ऑफ द आर्क पता चल जाएगी। लेंथ ऑफ द सर्कल या आर्क क्या मेरी थीटा इंटू आर के बराबर आ रही है क्या, देखते हैं। थीटा सर 2 पाई और ये आर, ओ भाई ये तो 2 पाई आर आ गई, और 2 पाई आर तो हमारी मैडम ने बताया था 10वीं क्लास में, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। समझ में आया क्या फॉर्मुलेशन है, समझ में आया। तो जो 2 पाई है वो किस में है, ये जो एंगल 2 पाई देख रहे हो किस में है, वो उसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में है। किस में है, एसआई यूनिट में, और एसआई यूनिट क्या है, रेडियन।
आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को, पता भी चल रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है तो बता दो यार, कोई भी डाउट हो तो भी बता दो कि बेसिकली प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। आज से मैं एंगल को कभी भी जानूंगा तो डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी जानूंगा, समझ गए, डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी जानूंगा। कैसे जानेंगे सर, कैसे जानेंगे, कुछ स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं। बताओ सर, बताओ बताओ क्या स्टैंडर्ड बता रहे हो। स्टैंडर्ड ये बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक नॉर्मल एंगल दे रहा हूं डिग्री में और उसको बता रहा हूं रेडियन में, ठीक है, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो डिग्री में अगर मैंने मान लो 180 डिग्री लिखा तो 180 डिग्री कितना हो जाता है, पाई रेडियन। ओके सर बढ़िया। अगर 90 डिग्री लिखा तो 90 क्या होता है, 180/2 यानी पाई/2। पाई/2 किसमें, रेडियन में भाई, रेडियन में। ओके अगर यहां 60 डिग्री लिखा तो 60 कितना हो जाएगा सर, 180/3 होता है 60, तो पाई/3 रेडियन। ओके बहुत बढ़िया सर। अगर मैंने 45 डिग्री लिखा, सर 45 क्या होता है सर, 180/2 90 और 90/2 यानी 180/4 होता है, तो ये पाई/4 हो जाएगा। ओके सर बहुत बढ़िया। 30 डिग्री कितना होता है सर, सर 30 डिग्री होता है 180/6, 6 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई/6। समझ में आया, क्लियर, क्लियर ललिता, यस, गुड गुड। तो ये टेबल अब मुझे याद रखनी है, मैं इसके साथ ऐसी दोस्ती कर लूंगा, कर लूंगी कि मेरे को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये बहुत यूज होगी भाई, ये बहुत ज्यादा यूज होगी। ये टेबल आपका इतना साथ देने वाली है ना, क्योंकि अब आपको एंगल डिग्री में नहीं मिलने वाले, एंगल किस में मिलेंगे, रेडियन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लेन एंगल का, समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो सर समझ गए, आपकी बात मान ली हमने, हमने प्लेन एंगल का यूनिट भी समझ लिया, ये भी समझ लिया डिफाइन कैसे करते हैं, जो भी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां पे मतलब सर इसकी लंबाई डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कर देंगे तो क्या थीटा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये आर्क थोड़ी है, ये आर्क थोड़ी है, ये आर्क थोड़ी है। यहां पे एल इज नॉट इक्वल टू थीटा इंटू आर, यहां पे थोड़ी होगा क्योंकि ये आर्क नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। वो आर्क में होता है, किसमें होता है, आर्क में होता है। क्लियर, समझ गए, ओके बढ़िया बढ़िया। आओ भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल में क्या कॉन्सेप्ट है सर, सॉलिड एंगल में क्या कॉन्सेप्ट है, तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट है वो कितनी होती है, वो होती है सर स्टेरेडियन। कितनी होती है सर, सर स्टेरेडियन, कितनी, स्टेरेडियन। ओके सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। कितना, सिग्मा होता है, ठीक है। वो मेजर होती थी प्लेन एंगल रेडियन में, और ये सॉलिड एंगल किस में मेजर होता है सर, ये मेजर होता है स्टेरेडियन में। किसमें, स्टेरेडियन में। गुड इवनिंग न्यूटन बाबा, हाउ आर यू, हाउ आर यू बडी। देखो अब देखो, जैसे कि तुम्हें मैंने बताया प्लेन एंगल रेडियन में मेजर होता है, यहां पे 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। यहां पे कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं है, यहां पे कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सॉलिड एंगल मेजर कैसे करते हैं। तो सॉलिड एंगल पहली बात तो किसके लिए वैलिड होता है, ये होता है फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। समझ रहे हो, ये किसके लिए वैलिड था सर, ये वैलिड था मात्र 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। 2 डायमेंशनल, तभी तो एक सर्कल का बनाता हूं मैं एंगल, एक सर्कल का एंगल बनाता हूं, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर आर्क का बनाता हूं। ये सब क्या है, ये सब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन कल को मैं बोलूं एक कोन, कोन ऐसा फैलता हुआ, एक कोन कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो वो कहलाएगा सॉलिड एंगल। समझ रहे हो, समझ रहे हो सर, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस बैच। नहीं न्यूटन बाबा यार, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस बैच। इससे पहला वाला सेशन कल हुआ था, तो प्लीज उसको देख लेना। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी उसमें, उसमें बात हुई थी बस यूनिट्स की। फटाफट 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, मेन मुद्दे की बातें आज हो रही हैं, ठीक है, आज हो रही हैं। और मैं बहुत ही बढ़िया हूं भाई, आई एम वेरी वेरी गुड। बस तुम प्लीज टाइम से आया करो, टाइम से आया करो, टाइम से सेशन भी देखा करो, ठीक है। चलो आओ, तो ये सॉलिड एंगल कैसे पता करेंगे सर, सॉलिड एंगल कैसे पता करेंगे। सॉलिड एंगल पता करने का तरीका ये होता है कि मैंने कोन बनाया, मैंने क्या किया, कोन बनाया, ये सर बन गया कोन, ये सर बन गया कोन। अब इस कोन का ऊपर का एक टोपा होगा, राइट, एक जो टोपी पहनता है वो होता है, राइट। कोन है, कोन के ऊपर का टोपा होगा ना, मतलब बेसिकली क्या है ये कोन जो है, देखो ये जो कोन है,
ये जो कोन है उसके ऊपर का ये टोपा है, ठीक है। और ये टोपा क्या था? ये टोपा बेसिकली एक स्फीयर का पार्ट है, समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा डायग्राम बिगड़ गया यार, रुको अभी बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ, रुको वेट। एक स्फीयर बनाओ पहले तो, क्या बनाओ? एक स्फीयर बनाते हैं, एक बनाते हैं सर स्फीयर, ये बना दिया स्फीयर। यहाँ पे क्या है? सेंटर। ये हो गया वो कोन, राइट, ये कोन का, और ये हो गया उसका टोपा, ठीक है, राइट, समझ रहे हो? ये हो गया उसका ऊपर वाला पॉइंट, ये उसके टोपे का पॉइंट, राइट। अब इसका जो एरिया है ना, ऊपर वाले सरफेस का एरिया, अगर सोचो तुम यहां से देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? यहां से देख रहे हो। अगर तुम मान लो टॉप से देख रहे हो, टॉप व्यू से देख रहे हो, तो तुम्हें पता है कैसा दिखेगा? तुम्हें गोल सा एरिया दिखेगा, तुम्हें ऐसा गोल सा एरिया दिखेगा, ये ओके, तुम्हें ऐसा गोल सा एरिया दिखेगा। तो ये जो टॉप, ऊपर का टॉप मोस्ट एरिया जो है ना, ये एरिया डिवाइडेड बाय ये रेडियस का होल स्क्वायर तुम्हें दिखाता है इसका सॉलिड एंगल। समझ रहे हो? सॉलिड एंगल किस तरीके से निकालते हैं? सॉलिड एंगल का तरीका होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया कौन सा? एरिया ये वाला, ये जो टोपा है ऊपर से, मतलब जो कर्व्ड रीजन है ना उसका एरिया, जो टोटल कर्व्ड रीजन का सरफेस एरिया है, दैट एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तुम्हें क्या देता है? सॉलिड एंगल। दैट एरिया बाय आर स्क्वायर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। इससे हम क्या निकालते हैं भाई? सॉलिड एंगल निकालते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी काफी है फॉर द टाइम बिंग। बट सॉलिड एंगल यहीं पे नहीं रहेगा, आगे और भी यूजेज आएंगे इसके, फ्लक्स के केसेस में आएंगे, और भी बहुत जगह यूजेज आएंगे। बट फॉर द टाइमिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? जो भी एरिया है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए। अब आओ बढ़िया प्लेन एंगल पे वापस आते हैं, क्योंकि प्लेन एंगल से रिलेटेड ज्यादा हम चीजें सॉल्व करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसका? प्लेन एंगल का। तो आओ इसकी बात करते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 10 डिग्रीज। 10 डिग्री में कितना एंगल होगा वो बताओ। 10 डिग्री में एंगल कितना होगा? 10 डिग्री तो होगा। अरे भाई अब रेडियन में पूछ रहा है यार, वो किसमें पूछ रहा है? वो रेडियन में पूछ रहा है। यहां देखो लिखा हुआ है लास्ट में इन रेडियन। ओके अच्छा, इन रेडियन पूछ रहा है। चलो बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मुझे पता है सर पाई रेडियन में कितना है? 180 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में हो जाएगा सर मेरा पाई बाय 180 रेडियन। ओके सर, ठीक है। 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन हो गया। चलो समझ गए सर, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन हो गया। ओके, तो 10 डिग्री में कितना होगा? अच्छा, 10 डिग्री में हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 10। अच्छा जी, ओके, मतलब 10 डिग्री में कितना रेडियन आ रहा है? 10 डिग्री में आ रहा है पाई बाय 180 इंटू 10 रेडियन। मतलब कितना हो गया सर? ये तो हो गया मेरा आंसर। कितना हो गया? आंसर हो गया सर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई बाय 18 रेडियन। समझ गए? मतलब 10 डिग्री में कितना रेडियन होता है सर? पाई बाय 18। क्लियर है सर? आर मीन्स रेडियस और नॉट? यस, आर ओवर हियर मीन्स रेडियस। आर क्या मतलब है इसका? रेडियस। ओके ललिता, आर का मतलब है रेडियस। ठीक है, ओके, आंसर की वैल्यू आ गई पाई बाय 18। बहुत बढ़िया। तो 10 डिग्री में एंगल पता कर दिया। अब एक और यूनिट जानते हैं हम, जिसे बोलते हैं 1 आर्क मिनट। क्या बोलते हैं? 1 आर्क मिनट। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम ऐसी बात करते जैसे कि देखो, अभी एक मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें तुम ये जानोगे कि हम दूर दूर प्लैनेट्स, स्टार्स हैं, सूरज है, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, इनकी दूरी कैसे पता करते हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनकी दूरी कैसे पता करते हैं अर्थ पे बैठे बैठे? क्या कोई हमने तार बांध रखा है तो वहां पे तुम डिग्री, एंगल, ये सब देखोगे, तो यहां पे नोटिस करो, ठीक है। एक और यूनिट कौन सी होती है जिसे बोलते हैं 1 डैश, और ये 1 डैश क्या होता है? इसे या तो मिनट ऑफ आर्क बोलते हैं, 1 आर्क मिनट, ठीक है। मिनट ऑफ आर्क नहीं, आर्क ऑफ मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ मिनट या 1 आर्क मिनट, ठीक है। 1 आर्क मिनट किसको बोलते हैं? 1 डैश को। अब 1 डैश में कितना एंगल होगा? तो पहले तो 1 डैश समझना जरूरी है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड 1 डैश कितना होता है। तो 1 डैश बेसिकली क्या होता है कि जो भी तुमने 1 डिग्री मतलब 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है सर? 2 पाई रेडियन। और 1 डिग्री में कितना होता है? 60 आर्क मिनट्स। समझ रहे हो बात को? देखो 1 बेसिकली 60 डिग्री में कितना होता है? 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 आर्क मिनट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 1 आर्क मिनट। 160 डिग्री इज इक्वल टू 1 आर्क मिनट। तो 1 डिग्री मतलब
1/60 आर्क मिनट। ओके ओके, ब्रिलियंट, अब समझ आया मेरे को, अब समझ आया। अब मुझे ये बताओ कि 1 आर्क मिनट में कितना, 1 आर्क मिनट में, अरे यार गलती हो गई, उल्टा लिख दिया। भूल जाओ इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उल्टा लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 आर्क मिनट। ठीक है, कितना होता है, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट। 1 डिग्री में कितना, 60 आर्क मिनट। तो हमें पता करना है 1 आर्क मिनट में कितना होगा, 1 आर्क मिनट में कितना होगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर, पता कर देते हैं। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 आर्क मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 आर्क मिनट। ठीक है, 60 आर्क मिनट। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके ओके सर, परफेक्ट। अब ये बताओ 1 आर्क मिनट में कितना होगा, तो यहां पे 1 आर्क मिनट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1/60 टाइम्स डिग्री। ओके सर, परफेक्ट। अब 1 डिग्री में कितना होता है, तो मैंने एक और चीज पढ़ी है कि सर 180 डिग्री में पाई रेडियन है। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो यानी 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। ओके सर, बढ़िया, इसको यहां फिट करो, इसको यहां पे फिट करते हैं। तो 1/60 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन इज इन 1 आर्क मिनट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 आर्क मिनट कितना हो जाता है, 1 आर्क मिनट हो जाता है पाई/180 इंटू 1/60। ओके, ठीक है सर, मतलब 1 आर्क मिनट हो जाता है 1/60 इंटू पाई/180। परफेक्ट सर, समझ गए। ओके, नेक्स्ट एक और चीज पूछते हैं यहां पे, एक और होता है, दैट इज नोन एज 1 आर्क सेकेंड। तो 60 आर्क सेकेंड, 60 आर्क सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 आर्क मिनट के बराबर होता है। समझ रहे हो? जैसे 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता था, वैसे 60 आर्क सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, 1 आर्क मिनट हो जाएगा। एंड डबल डैश मींस आर्क सेकेंड। ओके, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, हमें 1 आर्क सेकेंड में पता करना है कितने रेडियन होंगे। तो 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 टाइम्स आर्क मिनट। ओके, एंड 1 आर्क मिनट कितना है, 1 आर्क मिनट इज इतना 180 रेडियन। तो जस्ट प्लेस इट ओवर हियर, 1 आर्क सेकेंड विल बी इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई/180 रेडियन। ओके, आई एम नॉट फाइंडिंग आउट द वैल्यू, मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा, मुझे लगता है आप लोग ये वैल्यू तो बता ही दोगे, वैल्यू तो आप बता ही दोगे ना। क्लियर है, वैल्यू में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, बताओ, कोई भी ट्रबल है तो बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? एवरी क्वेश्चन इज क्लियर, एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हमने 1 आर्क मिनट भी बता दिया, हमने 1 आर्क सेकंड भी बता दिया, और हमने इवन बता दिया भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। सबकी वैल्यूज बता दी हमने इन टर्म्स ऑफ रेडियन। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, ठीक है, हो जाना चाहिए क्लियर, इसके बाद तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे बोलते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमारा आज का प्राइम टॉपिक था कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, बड़े ध्यान से सुनना, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहां पे यार देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम ध्यान नहीं देते कभी भी, कि किसी ने कभी सोचा है कि सन से अर्थ का डिस्टेंस किसने मेजर किया होगा? नहीं, आई डोंट थिंक। तुम लोग सोचते हो नॉर्मल बेसिस पे, कोई नहीं सोचता, बोलते हैं हाँ गूगल पे मिल जाएगा, तो गूगल ने फाइंड किया। अरे नहीं भाई, गूगल को किसने बनाया, इंसानों ने तो बनाया, मतलब इंसानों ने ही फाइंड किया। ओके, तो कैसे फाइंड किया भाई? अर्थ से इज देयर अ टेप जो कि रन कर रहा है, अर्थ से लेके सन तक डिस्टेंस मेजर कर दिया। और एल्स दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, नियरेस्ट स्टार जो है अल्फा सेंटोरी, उसकी अर्थ से दूरी कैसे तय की? इज एनीबडी हैविंग अ पर्टिकुलर टेप और स्ट्रिंग और समथिंग लाइक दैट, जिससे वो दूरी मेजर कर पा रहा है कि हाँ अर्थ पे यहां पे है और अल्फा सेंटोरी इधर है और इतनी दूरी है सन से या स्टार से? नो। तो कैसे मेजर हो रही है सब चीजें? तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड कि यस सर, ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस होते कैसे हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि किसने, हु हैज एक्चुअली मेजर्ड द साइज ऑफ अ न्यूक्लियाई? भाई न्यूक्लियाई का साइज किसने मेजर किया, या अमीबा का साइज किसने मेजर किया, या कोरोना वायरस जिसने इतना तहलका मचा दिया, भाई किसको पता था कि वो इतना छोटा एग्जिस्ट करता है, उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा होता है? हु नोज, कैसे मेजर करते हैं? हम तो मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास तो कोई स्केल नहीं जिससे हम मेजर कर पाए। ओके यार, ये भी सोचने वाली बात है। फिर नेक्स्ट चीज सोचने वाली बात क्या है कि साइंटिस्ट को ये तक पता है कि सन का मास कितना है। सोचो, उन्हें ये तक पता है सन का, मतलब लेंथ तो पता कर ही ली, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस और स्मॉल डिस्टेंसेस हो गए। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है, मैं बताऊंगा, आई टेल यू ललिता, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सन का मास कैसे मेजर किया या अर्थ का मास कैसे मेजर कर लिया भाई, इतना बड़ा वेइंग स्केल किसके पास है। अगला सवाल, ठीक है, इन्होंने ये तक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सोचो, इलेक्ट्रॉन का मास तक बताया है भाई। इलेक्ट्रॉन तो हमें पता तक नहीं था कि एग्जिस्ट करता भी है जब तक हमने पढ़ाई नहीं चालू की थी। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता चल गया, हमें तो नहीं पता चलता। हमें तो ये नहीं पता कि पड़ोसी में जो सोनू कुमार रहता है उसका वजन कितना है, वी डोंट नो दैट ऑल्सो। तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास लोगों ने कैसे पता किया, यू शुड बी क्यूरियस अबाउट दैट, तुम्हें सोचना चाहिए। नेक्स्ट चीज, टाइम। टाइम 1 सेकेंड, टाइम होता है 60 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन। सबको तोड़ दोगे, साल को, 10 साल को, उसको तोड़ते लाओ, 10 साल को से 1 साल, 1 साल को महीना, 1 महीने को 30 दिन, 30 दिन को और तोड़ो 1 दिन, 1 दिन में कितने 24 घंटे, घंटे को और तोड़ो मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, मिनट को और तोड़ो सेकंड में, तो आ जाता है आपका 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड को और तोड़ो, नहीं सेकंड नहीं और टूट सकता, सेकंड नहीं और टूट सकता, क्योंकि सेकंड से नीचे कोई क्वांटिटी नहीं होती भाई। तो मतलब सबसे लीस्ट क्वांटिटी 1 सेकंड। तो किसने बताया तुम्हें कि यहां से यहां का अंतराल मतलब इतना टाइम ड्यूरेशन ही 1 सेकंड होना चाहिए? हु टोल्ड दैट, किसने बताया, कहां से आया? इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए और इन्हीं के बारे में हम इसी के बारे में हम एनालिसिस लेंगे इस सेशन में। यही मेन थीम है कि लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं, स्मॉल कैसे करते हैं, मासेस को लार्ज और स्मॉल कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हो भाई। तो ये सब तरीके कहां से आए, किसने बनाए, इनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग तो हो, तभी तो फिजिक्स समझने में मजा भी आएगा। तो आओ इन्हीं के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं, तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं हम पैरालैक्स। क्या होता है? पैरालैक्स मेथड। इसको बोला जाता है पैरालैक्स मेथड। देखो होता क्या है पैरालैक्स मेथड में, कि हम तो पृथ्वी पे यहां पे हैं, हम तो ये रही हमारी अर्थ, ये हमारी मदर अर्थ, वी आर स्टैंडिंग ऑन इट, वी आर स्टैंडिंग ऑन इट एंड देयर इज अ पर्टिकुलर स्टार लोकेटेड ओवर हियर। ओके, ठीक है। अब ये अर्थ से स्टार की दूरी कैसे बताऊं, कैसे बताऊं सर, कैसे बताऊं? सिंपल एक चीज करते हैं, हम यहां पे एक बार खड़े रहेंगे, ठीक है, यहां पे एक बार खड़े रहेंगे और देखेंगे स्टार कहां है। तो हम देखेंगे सर स्टार तो ऐसा आ रहा है, ये रहा स्टार। ओके, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अर्थ पे यहां से यहां चले जाएंगे। अर्थ पे तो मूव कर सकते हैं ना, तो अर्थ पे हम यहां से यहां चले गए। ठीक है सर, चले गए अर्थ पे यहां से यहां। अब यहां पे रहेंगे तब देखेंगे कि हमारे से स्टार कितनी दूर है। ओके, ऐसा आ रहा है। अब देखो मैं करूंगा क्या, बेसिकली मैं देखूंगा मेरा डिफ्लेक्शन कितना हुआ। मतलब पहले मैं इधर था, उसके बाद फिर मैं ऐसे ऐसे चलता गया, तो मेरा हाथ ऐसा हो गया। मतलब मेरा हाथ पहले ऐसा था और फिर ऐसा हो गया, समझ रहे हो? ये डिफ्लेक्शन एंगल क्या मैं बता सकता हूं, मतलब मेरा हाथ पहले ऐसा था, अब वो हाथ ऐसा हो गया, ठीक है, पहले हाथ ऐसा था, वो ऐसा हो गया। तो ये एंगल तो मैं पता कर सकता हूं ना अर्थ पे बैठ के? जी सर, बिल्कुल, अर्थ पे बैठ के ये एंगल तो आप पता कर सकते हो। तो ये जो एंगल थीटा होगा वही तो ये एंगल थीटा होगा। हाँ सर, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। आप अर्थ पे ये थीटा तो बिल्कुल पता कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। अर्थ पे क्या मैं ये डिस्टेंस भी पता कर सकता हूं? ये डिस्टेंस कितना होगा? जी सर, बिल्कुल भी ये डिस्टेंस भी आप पता कर सकते हो। ये डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल डी के बराबर। ये डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी सर कैपिटल डी के बराबर। ओके सर, ब्रिलियंट, आपने डिस्टेंस भी पता कर लिया। ठीक है, ये थीटा पता है, डिस्टेंस पता है। अब देखो मजे की बात बताता हूं जो कि अभी समझी थी हमने, कि क्या मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक आर्क ऑफ द सर्कल की तरह मान सकता हूं क्या? मतलब ऐसा मान सकता हूं क्या मैं इसको इस तरीके से मान सकता हूं क्या, कि ये एक सर्कल का, ये एक बेसिकली पूरे सर्कल का एक पार्ट है? मान सकता हूं? नहीं सर, कैसे सर, ये आर्क थोड़ी है। अरे यार, ये एंगल इतना छोटा है, ये एंगल इतना ज्यादा छोटा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। वो एंगल इतना ज्यादा छोटा है ना, उसकी वैल्यू आएगी आर्क मिनट और आर्क सेकंड में। वो एंगल बहुत छोटा है, और क्योंकि वो एंगल बहुत छोटा है तो ये जो आप यहां पे इसको इस तरीके से मान रहे हो, उसको फ्लैट भी मान सकते हो, या ऐसा कर्व भी मान सकते हो, एक ही चीज है, वो एक ही चीज है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये d हो जाएगा सर इसकी टोटल लंबाई। ओके, ये थीटा हमें पता है, और ये रेडियस जो हो जाएगा, ये रेडियस ही तो ये डिस्टेंस होगा कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल,
ये रेडियस ही तो ये डिस्टेंस होगा कि नहीं? जी सर। तो ये d की वैल्यू r टाइम्स थीटा लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। और उससे क्या मैं ये r निकाल दूंगा? यस ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। और ये r क्या हो जाएगा? ये r वही डिस्टेंस ही तो होगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? देखो मतलब कि थोड़ा वेरिएबल्स को चेंज करता हूं, इसको d ना लिख के, d इसको बोलते हैं हम, और इसको बोलते हैं जो लेंथ हमने यहां मेजर की, ठीक है? ये इसको d ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ट्रैवल्ड ऑन अर्थ। और इस डिस्टेंस को क्या बोलता हूं मैं? इस डिस्टेंस को बोलता हूं d, क्योंकि d बेसिकली क्या सिग्निफाई करेगा? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये जो d है रेडियस, वही तो दूरी है अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और स्टार के बीच में। तो बेसिकली भाई यहां पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d की वैल्यू हो जाएगी l बाय थीटा। मतलब देखो थीटा कितना हो जाता है? r टाइम्स, देखो l जो हो जाता है वो r टाइम्स थीटा होता है, नहीं d इंटू थीटा। याद है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताया यार पिछली स्लाइड में, एक आर्क ऑफ द सर्कल की लेंथ कितनी होती है? जितना भी एंगल मेजर किया उसको रेडियन में निकाल लेना, और वो एंगल टाइम्स रेडियस कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो एल की वैल्यू आ जाएगी d टाइम्स थीटा। सो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ जाएगी l बाय थीटा। समझ गए? d की वैल्यू कितनी आ गई? l बाय थीटा। तो l तो मुझे पता है, l आई नो दिस वैल्यू ऑफ l एंड आई ऑल्सो नो दिस वैल्यू ऑफ थीटा। यू रिमेंबर मैंने अपनी डिफ्लेक्शन को मेजर किया था, मैं बस यहां पे था, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड मैंने अपनी डिफ्लेक्शन मेजर किया, थीटा मेजर किया, डिस्टेंस भी मेजर किया, आ गई मेरे पास d की वैल्यू। देखो आ गई मेरे पास d की वैल्यू। दिस इज द मेथड, दिस इज द अप्रोच थ्रू विच आई कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन stars. I calculate the distance from earth to that particular star. एक स्टार से दूसरे स्टार, सन से अर्थ की दूरी. This is the method which we use. प्रणाम प्रणाम शुक्ला जी, कैसे हो भाई? ललिता, did you got it? Any problem? Any problem if you have in the understanding, just tell me. I'll try to speak more in English, don't worry. Okay? सो इस तरीके से हम ये d की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। इसी मेथड को व्हाट वी से पैरेलैक्स। इसी पैरेलैक्स की वजह से वी आर एबल टू कैलकुलेट दोस डिस्टेंसेस। क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर होना ही चाहिए, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। कोई भी डाउट हो बताओ मुझे, ठीक है? ललिता ओके, क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? थम्स अप और थम्स डाउन? थम्स अप थम्स डाउन, टेल मी। शुक्ला जी आर यू अंडरस्टैंडिंग? शुक्ला जी बहुत लेट आए यार आप। भुवन सर से इन इंग्लिश। ओके भुवन, नो प्रॉब्लम, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। भुवन आपको भी समझ में आ रहा है? क्लियर सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है यार, कम ऑन, देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स यार, यू आर हैविंग द एंटायर अटेंशन ऑफ द फैकल्टी। डोंट वरी, कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, डू लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व इट एट दैट वेरी मोमेंट। उसी समय समझाऊंगा। हिंदी में समझना हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में समझना इंग्लिश में समझाऊंगा। इसके अलावा कोई भाषा नहीं आती तो प्लीज इसके अलावा मत पूछना मेरे से। हिंदी इंग्लिश में जितना बोलोगे उतना समझा दूंगा, बिंदास समझाऊंगा, जितनी देर तक बोलोगे उतनी देर तक समझाऊंगा। चलो सर बढ़िया। लार्ज डिस्टेंसेस तो हम समझ गए, अब स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करते हैं कि सर स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं? व्हाट इज द अप्रोच व्हिच वी फॉलो टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस? तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मैं स्मॉल इतना थोड़ी बोल रहा हूं कि मेरा हाथ जितनी लेंथ मेजर कर लो, 1 सेंटीमीटर 2 मीटर, इतना नहीं भैया। मैं मिलीमीटर माइक्रोमीटर नैनोमीटर की स्टेज पे जा रहा हूं। तो देखो मैं मीटर स्केल की बात करूं तो मीटर स्केल कहां तक हेल्प करता है? मेरा मीटर स्केल बेसिकली हेल्प करता है 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻+3 मीटर तक मेजर करने के लिए। समझ रहे हो? 10⁻³ मीटर मतलब 1 mm से लेके, मीटर स्केल में 1 mm की सबसे छोटी रीडिंग होती है। हाँ जी सर, तो 1 mm से लेकर के 1 किलोमीटर तक आई कैन मेजर यूजिंग अ मीटर स्केल। क्लियर है? 1 mm से लेके 1 किलोमीटर तक की मेजरमेंट मैं एक मीटर स्केल से कर सकता हूं। ओके परफेक्ट सर, बढ़िया। देन आई हैव दिस वेरी न्यू थिंग जो कि हमारे सिलेबस में भी है, स्क्रू गेज। हमें स्क्रू गेज के थ्रू मेजरमेंट्स करने हैं, और द बेस्ट पार्ट अबाउट स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज के थ्रू मैं देखो किस रेजोल्यूशन तक मेजर कर सकता हूं। रेजोल्यूशन बता रही है कि आई कैन एक्चुअली मेजर अ थिंग जो कि 10⁻⁻5 मीटर के लेंथ का हो। समझ रहे हो? इतनी छोटी चीज भी मैं किसके थ्रू मेजर कर सकता हूं? स्क्रू गेज के थ्रू। किसके थ्रू? एक स्क्रू गेज के थ्रू। ओके सर बढ़िया। देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू मैं क्या मेजर कर सकता हूं? सर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो ये रहा, ये बेसिकली किसको यूज करता है? लाइट को। ये किसको यूज करता है? लाइट को। ये बस लाइट को यूज करता है। इसमें बेसिकली 2 आपके लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस, और मैग्निफिकेशन होता है लेंसेज के द्वारा। तो इसके थ्रू आप 10⁻⁻7 मीटर तक की चीजों को देख सकते हो।
इतनी छोटी, हाउ स्मॉल, 10 raised to the power -7 मीटर स्मॉल. ओके, एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या देख सकता हूं मैं, कितने रेजोल्यूशन तक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सर मैं 10 raised to the power -10 मीटर तक का देख सकता हूं. मतलब 1 angstrom, 10 raised to the power -10 is 1 angstrom. Okay, electron microscope basically uses the concept of matter waves. Matter waves, डी ब्रॉली हाइपोथेसिस पे ये चलता है. ठीक है, न्यूटन फोर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज फोर ऑब्जेक्ट बेटा, व्हाट इज न्यूटन बाबा फोर ऑब्जेक्ट, टेल मी. ठीक है, सो द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हाउ मच, 10 raised to the power -10 मीटर्स. इतनी छोटी चीजों को भी ये मेजर कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सर ठीक है, हमें स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हमारे पास ये डिवाइसेस है. ओके, अंडरस्टूड सर, परफेक्ट. अब बात करते हैं मासेस के बारे में. सो लार्ज मासेस, सन का मास कैसे पता करते हैं सर, और मून का मास कैसे पता करते हैं सर, अर्थ का मास कैसे पता करते हैं सर, पूरी गैलेक्सी का मास कैसे पता करते हैं सर, व्हाट इज द अप्रोच, व्हाट इज द मेथड, देयर इज नो वेइंग स्केल. इतनी बड़ी वेइंग स्केल किसके पास है, तो कैसे मेजर करते हो, मेजर करने का तरीका होता है, हम ग्रेविटेशनल मेथड को यूज करते हैं. हम क्या करते हैं, हेलो मूनलाइट, यार योर नेम इज सो ब्यूटीफुल, मूनलाइट सॉन्ग्स. कोई चैनल भी है यार, मूनलाइट सॉन्ग्स, आई सपोज, मैंने कहीं तो देखा है. चलो, सो देखो क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज मासेस कैसे करते हैं हम, ग्रेविटेशनल मेथड की वजह से. कैसे ग्रेविटेशनल मेथड, देखो ग्रेविटेशनल मेथड बेसिकली ये बोलता है, वी आर नॉट गोइंग टू एंटर, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा, रीजन बीइंग क्योंकि अभी ना आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढंग से देखा है और ना ही आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा है. बट फॉर द टाइम बीइंग आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके तहत हम फोर्स पता करते हैं और उस फोर्स से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के थ्रू टाइम पीरियड डिटेक्ट कर लेते हैं. टाइम पीरियड तो देखो हम पता कर सकते हैं. टाइम पीरियड हम कैसे पता कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस टेलीस्कोप के थ्रू. टेलीस्कोप के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये स्टार कितनी देर में घूम रहा है कि नहीं, प्लैनेट कितनी देर में घूम रहा है, ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं. तो वो अगर हम लोगों को टाइम पीरियड पता है तो उसके थ्रू हम मास पता कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट का. समझ रहे हो, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू वी कैन डिटेक्ट द मास ऑफ दोस ह्यूमंगस बॉडीज. वी विल बी नोइंग अबाउट इट किस चैप्टर में, ग्रेविटेशन में. उसके बाद वेरी स्मॉल मासेस, बहुत छोटे मासेस को कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए भी एक मेथड यूज होता है जिसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफी. इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे बट अभी नहीं. अभी यू शुड जस्ट हैव एन ओवरव्यू, ऊपर से एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा. हाँ जी, स्मॉल मासेस का भी पता करेंगे कि स्मॉल मासेस कैसे पता करते हैं, लार्ज मासेस को भी पता करेंगे कि लार्ज मासेस का मास कैसे पता करते हैं और उनकी मेथोडोलॉजी भी क्या यूज होती है उनके बारे में भी जानेंगे. ठीक है, सो वेरी स्मॉल मासेस मास स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू यूज होता है और लार्ज मासेस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू यूज होता है. ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब समय कैसे मेजर होता है सर, समय कैसे मेजर होता है, किसी ने कभी क्वेश्चन सोचा ही है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि यार नॉर्मली देखो ये होता है 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी. ठीक है, आप ये नॉर्मली बोलोगे एक हाथी का नॉर्मल टाइम स्पैन जो होता है 1 सेकंड के बराबर होता है. तो कभी भी आपको अगर मेजर करना और घड़ी नहीं हो ना आपके पास, तो 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी, 4 हाथी, 5 हाथी, 7 हाथी, 10 हाथी, ऐसे करते जाना. वो बेसिकली उतने सेकंड्स के बारे में बात करेगा. क्लियर है, मतलब मैं 10 बार हाथी 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 बोल दूं, 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी, ऐसे तो 10 सेकंड हो जाएगा. मैं 5 बार बोल दूं, आप करके देखना, एक्सरसाइज करना, उतना ही टाइम स्पैन होगा. तो बोल ये रहा हूं कि हु डिसाइडेड कि इतना टाइम इंटरवल ही 1 सेकंड होगा, किसने सोचा, कहीं तो लिखा होगा. वरना यार अर्थ पे भी भाई राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ रही है, वहां पेंडुलम से चल रहा है तो वहां पेंडुलम का टाइम पीरियड बिगड़ जाएगा. या फिर अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहां पे अलग टाइम पीरियड होगा. यूएस में अलग होगा, सऊदी अरब में अलग होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड होगा. तो स्टैंडर्डाइजेशन किसने किया, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है. किसका हो चुका है, टाइम पीरियड का. और टाइम पीरियड को हमने स्टैंडर्डाइज कैसे किया, हमने उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया एटॉमिक क्लॉक को. किसको, एक एटॉमिक क्लॉक को, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती है, उनमें वेरिएशन नहीं आते, तुम अर्थ में कहीं पे भी ले जाओ. क्लियर है, तो हमने क्या किया, एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया. इफ फॉर योर रेफरेंस, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना जान लो, द सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर 9 this is 1 billion, right? 9,192,631,770 vibrations. Oh my God, I just wish मेरे पास इतनी वेल्थ होती इतनी वेल्थ होती तो फिर क्या ही मजा होता.
फिर तुम लोगों को घर जा जाके बोलता, घर से उठवा के घर पे यहां लाता और बोलता पढ़ो, मेरे सामने 1-to-1 इंटरेक्शन करके पढ़ो, ठीक है। सो इतने वाइब्रेशंस हो जाते हैं किसके भाई, एक इलेक्ट्रॉन के, एक रेडिएशंस जो होते हैं ना, इतने ज्यादा रेडिएशंस हो जाते हैं किसमें, एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक में, एंड करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ cesium-133 एटम्स। डोंट गेट इनटू द डिटेलिंग में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें बस ये समझना है कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक को स्टैंडर्डाइज एज अ स्टैंडर्ड यूज किया और उसके बाद हमने टाइम डिफाइन किया। ओके सर, बढ़िया, समझ आ गया सर, मजा आ गया। चलो अब बात करते हैं लास्ट पोर्शन ऑफ टुडे सेशन, जो कि है डायमेंशंस, क्योंकि यहां पे हमें ये पता चलेगा कि हमारा अगला चैप्टर कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो देख रहे हो आप मजे की बात, सेशन कितना प्यारा था। पिछले सेशन से रिलेटेड फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यहां पे आई, और अब अगले सेशन की भी इन्वॉल्वमेंट यहां पे आई। सारे लिंक्ड चल रहे हैं, आप पहला देखो दूसरा देखो, आपको एकदम फ्लो में मिलेगी सारी चीजें, कहानी टाइप चल रहा है। तो यहां पे बात करते हैं हम किसके बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। यहां से हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक, और डायमेंशनल एनालिसिस में भी हम आज की क्लास में मात्र डायमेंशंस को जानेंगे। किसको जानेंगे भाई, बस डायमेंशंस को, कि डायमेंशंस क्या होते हैं, किस तरीके से डायमेंशंस लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, क्या जरूरत है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हेल्पफुल है। तो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी हेल्पफुल है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ट्रस्ट मी। इतने सारे क्वेश्चंस जिनको कुछ नहीं भी आता, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि तुम्हें बताई जाएंगी थ्रू आउट द ईयर, सो डोंट वरी। अब आओ जरा देखो, हमने पहले बांट रखी थी फिजिकल क्वांटिटीज को दो वेरिएंट में, किसमें, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में और दूसरा किसमें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है सर। अब और अच्छा, फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटीज, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आएंगी क्या, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वही थी और वहां खत्म होगी, उसके बाद यू डोंट हैव टू एंटरटेन देम। उसके बाद उसमें एंटरटेन बिल्कुल मत होना, कोई एंट्री मत लेना। यहां पे बस दो क्वांटिटीज है, कौन कौन सी, एक तो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी कौन सी है, डेराइव क्वांटिटी। अब इनके डायमेंशंस क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आओ देखो ध्यान से। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और मास का डायमेंशन कैसा होता है, मास का डायमेंशन लिखा जाता है, देखो कभी भी डायमेंशन, व्हेनेवर यू नीड टू राइट अ डायमेंशन, so dimension is always written in square brackets। किस में लिखते हैं हम भैया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हमेशा डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और कहीं नहीं, ठीक है। तो इस मास को जरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, इस मास को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो ये देखो, ये रहा, और इसका लेटर क्या हो जाता है, m। लेटर क्या होता है, m, मतलब डायमेंशन ऑफ m क्या होगी, मास कितनी होगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर m। ऐसी लेंथ की कितनी हो जाएगी, लेंथ की हो जाएगी l, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। टाइम की डायमेंशन कितनी होगी, टाइम की डायमेंशन हो गई t, तो mlt, तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड। अब टेम्परेचर, भाई टाइम ने t ले लिया तो टेम्परेचर t नहीं लेगा, टेम्परेचर लेगा k। किससे आई k, उसकी यूनिट से आ गई ना, केल्विन, उसकी किससे आ गई, उसकी यूनिट से आ गई। करंट का कितनी हो जाएगी, करंट की हो जाएगी सर एम्पियर, करंट की कितनी हो जाएगी, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, CD, CD मतलब कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितनी हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो जाएगी मोल। क्लियर है, ये सारी समझ में आई। ये सब क्या है, इनकी डायमेंशंस है, ये सब क्या है, इनकी डायमेंशंस है। डायमेंशंस कहां कैसे लिखी जाती है, डायमेंशंस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखी जाती है। क्लियर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशंस को लिख देना, यही आपका है डायमेंशन, ठीक है। किसकी, ये हो गई सर फंडामेंटल क्वांटिटीज की, किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब आओ डेराइव क्वांटिटीज की भी निकालते हैं, क्योंकि उसी का तो मेन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन डायरेक्टली वही आएगा, अभी नीट का क्वेश्चन कराऊंगा और तुम देखोगे मजा आ जाएगा तुम लोगों को कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता चलेगा। देखो अब डेराइव क्वांटिटीज में कितनी आती है भाई, डेराइव क्वांटिटीज में तो जितनी बची क्वांटिटी सब आ जाती है। स्पीड हुई, एक्सेलरेशन हुई, फोर्स हुई, प्रेशर हुई, एनर्जी हुई, सब आ गई। यस सर, सब आ गई। सारी की सारी क्वांटिटीज किस में आ जाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज में। किसमें, डेराइव्ड क्वांटिटीज में। ओके सर, ठीक है। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहला नंबर किसका है सर, स्पीड का। दूसरा किसका नंबर है सर, फोर्स का, ठीक है। स्पीड की क्या होगी, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, चलो देखते हैं। स्पीड की डायमेंशन निकालने के लिए बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पीड का एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। स्पीड का एक फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आता है, हाँ जी सर आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके ठीक है। अब डिस्टेंस का क्या डायमेंशन होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है,
क्लियर है? व्हाट अबाउट मास? व्हाट अबाउट मास? यार ललिता, मास इज दिस, मास का डायमेंशन ये रहा, कैपिटल एम। क्लियर है ललिता? अंडरस्टूड? मास का क्या है? मास का है कैपिटल एम। क्लियर है? एनी ट्रबल? टेल मी। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मुझे स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो देखो इसका अप्रोच बताता हूं, नहीं मीटर पर सेकेंड नहीं लिखूंगा, दैट्स द यूनिट। डायमेंशन बताना है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखो डायमेंशन लिखने के दो ही मात्र अप्रोचेस है, ठीक है? दो ही अप्रोच मतलब दो ही स्टेप्स में अप्रोच है। पहला स्टेप क्या होता है? हमेशा जो भी चीज लिखी उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो। फॉर्मूला लिख दिया, ये सर फोर्स का भी फॉर्मूला पता है क्या? हाँ जी सर, फोर्स का भी फॉर्मूला पता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, पूरे अप्रोच का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इस फॉर्मूले को तब तक तोड़ते रहो, जब तक कि ये कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटीज में टूट ना जाए। ठीक है, मतलब कि स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड किसमें टूट गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आ गया। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो लेंथ ही है एक तरीके का। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है। ओके, सो लेंथ क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ सर बिल्कुल। टाइम क्या है सर? टाइम भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो ये तो बहुत हम लकी थे, इसका फॉर्मुलेशन ऑलरेडी किसमें था? फंडामेंटल क्वांटिटीज में, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बट यहां आके देखूंगा तो मास और एक्सेलरेशन है। मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। मास तो फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन के साथ क्या करें? एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? एक्सेलरेशन को ऐसे तोड़ेंगे कि वो फंडामेंटल में टूट जाए। मतलब एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला आता है क्या? हाँ जी सर आता है। एक्सेलरेशन होती है मेरी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। अब मास आ गया फंडामेंटल, टाइम आ गया फंडामेंटल। अरे यार वेलोसिटी फिर फंडामेंटल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी को फिर तोड़ूंगा मैं, किसमें तोड़ूंगा? वेलोसिटी स्पीड एक ही है, लेंथ अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा मेरा मास फॉर एम, वेलोसिटी हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम, और एक और टाइम ऑलरेडी था। अब क्या ये टूट गई फंडामेंटल क्वांटिटीज में? हाँ सर, ये भी फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम और टाइम भी फंडामेंटल। अब तुमने फोर्स को लिख दिया पूरा इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अब तुम डायमेंशन बढ़ा सकते हो। कैसे बताएंगे? आओ बताता हूं। स्पीड का जो डायमेंशन हो जाएगा कितना होगा? स्पीड का डायमेंशन अगर लिखूंगा मैं, स्पीड का डायमेंशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, कितना हो जाएगा? लेंथ के लिए L और T नीचे पावर में है तो T रेज़ टू द पावर -1। ये हो गया इसका डायमेंशन। क्लियर है ललिता? इज इट क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? स्पीड देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं फोर्स का बताता हूं। फोर्स में क्या हो जाएगा? फोर्स के डायमेंशन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? न्यूमरेटर में यहां क्या है? मास है, फिर क्या है? लेंथ है, तो m और l ऊपर आ गए, m की पावर 1 l की पावर 1, क्योंकि 1 ही है। t नीचे है, t स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है, तो मैं लिखूंगा mlt -2। क्लियर है? ये हो गई किसकी डायमेंशन? फोर्स की। ये हो गई किसकी डायमेंशन? स्पीड की। देखो यही यहां पे लिखी हुई है, देख सकते हो, यही यहां पे लिखी हुई है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? प्रिंस कुमार रे दयाशंकर, भाई कितना भयानक नाम है आपका प्रिंस जी। बताइए कैसे सेवा की जाए आपकी? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? प्रिंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? यस क्लियर, बहुत बढ़िया ललिता। सो दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। अभी कब मजा नहीं आया, वील बी मूविंग अहेड। हम और क्वांटिटीज के डायमेंशन जानेंगे, हम एनर्जी का भी जानेंगे, प्रेशर का भी जानेंगे, ठीक है। क्या था मेरा अप्रोच? मेरा ट्विन स्टेप अप्रोच था, मेरा 2 स्टेप में अप्रोच था। पहली स्टेप क्या करूंगा? एनर्जी का एक फॉर्मूला याद करूंगा। दूसरी स्टेप क्या करूंगा? उस फॉर्मूले को तब तक तोड़ता रहूंगा जब तक वो फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं हो जाता, ठीक है। एनर्जी का कोई फॉर्मूला बोलो। आता है सर? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितनी सारी एनर्जी सब बोल दो। काइनेटिक एनर्जी लेता हूं, तो एनर्जी मेरी कितनी हो गई? हाफ mv²। ओके, अरे सर हाफ का भी कोई डायमेंशन होता है? अरे भाई हाफ को भूल जाओ, बस मास और वेलोसिटी पे ध्यान दो, ठीक है। तो एनर्जी को मैंने हाफ mv² लिखा। अब m क्या है? अरे m तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। लेकिन वेलोसिटी भी क्या फंडामेंटल है? नहीं सर, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो क्या करें? वेलोसिटी को तोड़ देते हैं। वेलोसिटी को तोड़ो। वेलोसिटी को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सर ये तो वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और सॉरी ये मास हो गया। और वेलोसिटी को क्या लिख लूंगा मैं? वेलोसिटी को मैं लिख लूंगा लेंथ अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, है कि नहीं?
है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम ही थी। यस यस बिल्कुल। अब क्या ये टूट गया फंडामेंटल में? हाँ सर, एम भी फंडामेंटल, एल भी फंडामेंटल, टी भी फंडामेंटल। क्या बात है सर, आपने तो तोड़ दिया इसको, बहुत बेहतरीन। तो क्या मैं इसका डायमेंशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एनर्जी का जो डायमेंशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? एम की जगह कैपिटल एम, एल स्क्वायर है तो L2, टी नीचे स्क्वायर है तो T⁻⁻²। ये आ गया डायमेंशन। देख लो देख लो, सामने करके दिखा दिया, क्लियर कट आइडिया है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे प्रेशर का कोई फॉर्मूला आता है क्या सर हमको? अरे यार क्यों नहीं आता यार, बचपन याद करो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता था। यही फोर्स तुम लोगों को एग्जाम के पहले भी लगता था, यही प्रेशर तुम लोगों को एग्जाम के पहले भी लगता है, और यही प्रेशर आने वाले एग्जामों के पहले भी लगेगा। ठीक है, सो ये वो प्रेशर है जो कि फोर्स अपॉन एरिया है। अब ठीक है, अब इस प्रेशर को आपने सर कैसे तोड़ा? F/A तोड़ दिया, ठीक है। अरे यार सर कैसा गंदा तोड़ा है, ना तो F फंडामेंटल है ना एरिया फंडामेंटल है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने स्टेप 1 किया है ना, ये मैंने स्टेप 1 किया है, इसको मैं अब स्टेप 2 में कैसे डालूंगा? इसको तोड़ता चला जाऊंगा, कब तक? अनलेस एंड अनटिल वो कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटीज में टूट नहीं जाता। तो तोड़ो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तोड़ो। फोर्स की जगह क्या लिखोगे सर? फोर्स की जगह, यार देखो सर, एक तरीका तो ये तोड़ते रहो, और दूसरा तरीका ये कि सर फोर्स का तो लिखा हुआ है ना, फोर्स का तो लिखा हुआ है, उसी को वहां यूज कर लेते हैं। बट कोई नहीं, अभी हम सीख रहे हैं तो हम तोड़ेंगे। फोर्स को तोड़ते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया को क्या तोड़ेंगे? एरिया हो जाता है साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, अब मास तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ए नहीं आया, एक्सेलरेशन नहीं आया। एक्सेलरेशन को और फिर तोड़ते हैं तो हो जाएगा m/L²। एक्सेलरेशन कितना होता है सर? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओहो, अभी भी वेलोसिटी रह गया, फिर वेलोसिटी को फिर से तोड़ो, वेलोसिटी को फिर से तोड़ूंगा तो कितना आएगा? m/L/t इंटू टी, ये हो गया एक्सेलरेशन, और नीचे एक L² ऑलरेडी है। ओके, अब मैंने तोड़ दिया। मैंने किसको तोड़ दिया? मैंने प्रेशर को इस फॉर्मेट में तोड़। अरे भाई, एक L से एक L कैंसिल, क्या बात है। तो m/L इंटू T² हो रहा है, तो क्या मैं प्रेशर का डायमेंशन लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ऐसा बोलना भी नहीं लिख सकते। m ऊपर है, m की पावर 1, L नीचे है तो L आएगा इधर और पावर में आएगा -1, T भी नीचे है और स्क्वायर है तो T की पावर -2। समझ में आ गया क्या? आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने क्या बता दिया? प्रेशर का डायमेंशन बता दिया, ये प्रेशर का डायमेंशन होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि सर आप हम लोगों के लिए वर्क डन नहीं बताओगे और हम करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, हम सी वर्क डन का डायमेंशन बताएंगे, ठीक है। अगला भी कुछ बताओगे? हाँ भाई, अगला भी तुम बताओगे। अगला क्या बताओगे? अगला कौन सा डायमेंशन बताओगे? एक काम करो, अगला तुम डायमेंशन बताओ मोमेंटम का। किसका? मोमेंटम का। ये तुम लोगों के लिए दोनों होमवर्क हैं। होमवर्क है भाई, क्लास चल रही है, क्लास में होमवर्क तो मिलते हैं ना, ये दोनों होमवर्क हैं, आप लोगों को करने हैं, चेक करना है आंसर कितना है। और चलो आओ, आ जाओ, नीट सितंबर 2020 का सवाल भी कर लेते हैं और ये जान लेते हैं क्या नीट में ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आपके सामने है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। अरे भाई, स्ट्रेस क्या होता है सर? ये तो हम लोग एग्जाम से पहले होता था, होता है और होता रहेगा। ये स्ट्रेस क्या होता है भाई? स्ट्रेस का डायमेंशन उतना ही होता है जितना प्रेशर का होता है, ठीक है। स्ट्रेस भी कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला याद रख लोगे, पता भी चल जाएगा जैसे ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ोगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग याद रख लो, स्ट्रेस जो होता है वही होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर एक एक्सटर्नल फीचर होता है, स्ट्रेस एक इंटरनल फीचर होता है, ठीक है, ओके। अरे तो स्ट्रेस का डायमेंशन कितना होगा? अभी निकाला ना प्रेशर का, कितना? ml-1 t-2, ml-1 t-2। क्या मैं देख सकता हूं? क्या आप भी लोग देख सकते हो? कहीं दिख रहा है क्या? बताओ जरा। ml-1 t-2, भाई बताओ ना, कहीं दिख रहा है इसमें है कि नहीं? कि नन ऑफ द अबव है? नन ऑफ द अबव है क्या? ml-1 t-2 यही है ना? यही होगा ना? प्रेशर ये रहा, तो फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन क्रमांक सी, ml-1 t-2। क्लियर है सबको? यस यस न्यूटन बाबा, एकदम सही बोला आपने, ऑप्शन क्रमांक सी। क्लियर है? समझ आया? देखा, ऐसे सवाल आते हैं नीट में, यही सवाल आने हैं नीट में। कितने लड्डू सवाल हैं, पढ़ लिया ढंग से तो हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पता होना था, फोर्स अपॉन एरिया में पता करना था,
और फोर्स अपॉन एरिया को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, कहां तक? वहां तक जब तक कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक ना हो जाए, और फिर उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन तो बता ही रखे हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया तो बहुत बढ़िया चीज है। और बस यही है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं कहां? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम इसी डायमेंशन को और आगे बढ़ाएंगे और डायमेंशनल एनालिसिस समझेंगे। ये समझेंगे कि डायमेंशंस कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। अभी डायमेंशन खत्म नहीं हुआ भाइयों, अभी डायमेंशन की और भी बहुत सारी चीजें बची हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी की पूरी डायमेंशनल एनालिसिस पे होगी। हम ये बताएंगे आपको कि बड़े से बड़ा फॉर्मूला हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े सवाल को हम डायमेंशनल एनालिसिस से बिना उस सवाल के बारे में जाने कैसे आंसर निकाल सकते हैं, और बहुत अमेजिंग चीजों के बारे में बातें करेंगे। लेकिन कब? अगली क्लास में। तो आप सभी का स्वागत है अगली क्लास में। कृपया करके पधारिएगा, और मजा आएगा। अपने दोस्तों को लाइएगा तो और ज्यादा आनंद आएगा। एंड बस इसी के साथ अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।